सीटेट के एग्ज़ाम में भूगोल के ग्लोब चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन सीटेट के किस पेपर में किस तारीख को और कौन से शिफ्ट में पूछा गया है, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। अर्थात अगर आप किसी बच्चे को उष्णकटिबंध के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे को किस बात की, किन शब्दों की पहले से जानकारी होनी चाहिए, उसके आधार पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें उष्णकटिबंध की कि आखिर में उष्णकटिबंध होता क्या है, तो सपोज करिए आपकी ये एक ग्लोब है। क्या है? यह एक ग्लोब है और आपको अच्छे से पता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे कि भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये 0 डिग्री से यहाँ से गुजरती है। अगर इसके उत्तर में यहाँ पर 23.5 डिग्री वाला 23.5 डिग्री उत्तर वाला अगर आप अक्षांश रेखा यहाँ से खींच दें, इसके बाद यहाँ से नीचे भी 23.5 डिग्री वाला जो अक्षांश रेखा है, इसको अगर यहाँ से खींच दें तो इसके बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, इसके बीच वाला जो एरिया पड़ता है, इसी को जो है वो उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो सपोज करिए कि इसे बताने में हमें किन किन शब्दों का यूज़ करना पड़ा। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि सपोज करिए कि ये ग्लोब है, अर्थात बच्चे को ग्लोब के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, तभी आप उसे उष्णकटिबंध के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अर्थात बच्चे को अक्षांश के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आप उसे उष्णकटिबंध के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद ये अगर क्षेत्र की बात करें कि ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंध, ये गर्मी वाला क्यों होता है? क्योंकि ये गर्मी वाला इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज होता है उसकी सीधी रेखा जो है वो यहाँ से लेकर के ये 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में ही सिर्फ और सिर्फ पड़ती है। इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय होता है, ये जो है वो गर्मी वाला क्षेत्र होता है। मतलब कि आपतन के बारे में भी बच्चे को पता होना चाहिए, तभी वो जो है वो उष्णकटिबंध के बारे में समझ सकता है। अर्थात उष्णकटिबंध को समझने के लिए बच्चे को ग्लोब, अक्षांश और आपतन, इन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि बी, सी और डी की जानकारी होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहते हों तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अर्थात अगर आप पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं तो 21 जून की तिथि को आपके यहाँ दिन और रात में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें दक्षिणी गोलार्ध की कि 21 जून की तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को जो दिन होता है वो सबसे छोटा होता है और जो रात होती है वो सबसे बड़ी होती है दक्षिणी गोलार्ध की। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये होता कैसे है? तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज करिए कि ये एक ग्लोब है। क्या है? यह एक ग्लोब है और आपको अच्छे से पता होगा कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है, इस जो अक्षांश रेखा गुजरती है 0 डिग्री की, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इससे ऊपर 23.5 डिग्री पर यहाँ से जो रेखा गुजरती है इसे कर्क रेखा कहा जाता है। और 21 जून की तिथि को सूर्य जो है वो इसी कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधे पड़ता है। अर्थात जो 21 जून का तिथि होता है वो 21 जून की तिथि को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर पड़ता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे छोटी होती है और दिन जो है वो सबसे बड़ा होता है। और ठीक इसके विपरीत 21 जून को अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर दिन सबसे छोटा होगा और रात जो है वो सबसे लंबी होगी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर कैसा समय होगा।
तो अगर हम लोग बात करें ग्रीनविच की या किसी भी स्थान की, जब सूर्य जो है वो आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित हो तो उस समय उस जगह पर दोपहर का समय होता है। क्या होता है? दोपहर का समय होता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है ग्रीनविच। अगर ग्रीनविच न भी देता तब भी कोई बात नहीं, पृथ्वी का कोई भी स्थान हो जहाँ पर सूर्य जो है वो सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा, वहाँ पर जो है वो दोपहर का ही समय होगा। अगर हम लोग बात करें ग्रीनविच की, ये जो ग्रीनविच रेखा है आखिर ये है क्या, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो ब्रिटेन देश है वहाँ पर स्थित जो इंटरनेशनल वेधशाला है, वहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसी को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को जो है वो ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है। तो विषुवत वृत्त या जिसे कि भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, उससे अगर आप उत्तर दिशा में अर्थात ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री में अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो अक्षांश रेखा पड़ती है उसी को जो है वो उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तरीय ध्रुव वृत्त। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। सपोज करिए कि यह एक ग्लोब है। क्या है? यह एक ग्लोब है और आपको अच्छे से पता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है इसी को जो है वो भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। यहाँ से ऊपर अगर आप यहाँ से चलते जाएं 66.5 डिग्री पर, तो यहाँ पर 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा गुजरती है इसको जो है वो उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहा जाता है। लेकिन यही अगर आप दक्षिण ध्रुव की तरफ चलने लगें अर्थात ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आने लगें तो यहाँ पर जो आपका पड़ेगा 66.5 डिग्री, जो 66.5 डिग्री दक्षिण में पड़ेगा, इसको जो है वो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। लेकिन यहाँ से जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से अगर आप सिर्फ और सिर्फ 23.5 डिग्री उत्तर जाते हैं तो ये जो रेखा पड़ती है इसको जो है वो कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक वैसे ही इस भूमध्य रेखा से अगर आप 23.5 डिग्री दक्षिण में चल करके आते हैं तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा पड़ती है इसको मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही हैं, अर्थात जो ग्लोब होता है उसके संबंध में ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही होगा, उसके आधार पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल या छोटा प्रतिरूप है। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो ग्लोब होता है वो ठीक बिल्कुल पृथ्वी की ही तरह होता है, उसी का ये छोटा सा प्रतिरूप बनाया गया है, छोटा सा मॉडल बनाया गया है ताकि पृथ्वी का अच्छी तरीके से अध्ययन किया जा सके। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो कथन बी है ये कह रहा है कि ग्लोब आकार और प्रकार में भी भिन्न हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ग्लोब होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ ग्लोब जो है वो राजनीतिक होते हैं, कुछ ग्लोब जो है वो भौगोलिक होते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो ग्लोब हैं वो अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। इसके अलावा इनका आकार भी अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि कुछ ग्लोब छोटे आकार में आते हैं, कुछ ग्लोब जो हैं वो बहुत ही बड़े आकार में आते हैं। जैसे कि आप स्कूल कॉलेजों में देखेंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े ग्लोबों का उपयोग किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो आपके टेबल पर ग्लोब रखा है वो बहुत ही छोटे आकार का है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो ग्लोब होते हैं वो कई आकार में भी आते हैं। इसीलिए जो कथन बी है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो सी कथन है ये कह रहा है कि ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप छोटे ग्लोब को और बड़े ग्लोब को दोनों को देखिए, आपको आकार बिल्कुल जो है वो सेम दिखेगा आपको, बस एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो कम हो जाता है। छोटे ग्लोब में एक्सपेक्ट रेशियो कम होता है और बड़े ग्लोब में जो है वो ज़्यादा रहता है। पृथ्वी का देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, बस रेशियो का ही अंतर आता है, नहीं तो आकार जो है वो बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा हर एक ग्लोब में। इसीलिए जो कथन सी है ये भी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो कथन डी है ये कह रहा है कि यह स्थिर और न घूमने वाला होता है। तो ये तो कथन सीधे सीधे गलत है। क्योंकि आप के पास जो ग्लोब रखा है उसे घुमा करके देखिए, वो घूमता भी है और ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स हो गया है पृथ्वी की तरह, बल्कि पृथ्वी भी घूमती है और आपका जो ग्लोब है उसे भी आप कहीं पर भी उठा करके ले आ सकते हैं। मतलब कि ये स्थिर नहीं है और ये घूमने वाला भी है।
इसीलिए जो कथन डी है ये जो है वो गलत हो जाएगा। मतलब कि कथन ए, बी और सी तीनों सही हैं और कथन ए, बी, सी दिया है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंधों की पहचान कीजिए। अर्थात जो पृथ्वी को ताप के आधार पर भिन्न भिन्न कटिबंधों में बांटा गया है, उन्हीं कटिबंधों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और इन्हीं कथनों को पढ़ करके हमें बताना है कि ये किस कटिबंध के कथन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ताप कटिबंध की कि आखिर में ताप कटिबंध होता क्या है, तो सपोज करिए कि ये आपका ग्लोब है। क्या है? यह एक ग्लोब है और आपको अच्छे से पता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है या इसी को जो है वो विषुवत वृत्त कहा जाता है, जो कि 0 डिग्री पर गुजरती है। यहाँ से उत्तर की तरफ में जो 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा गुजरती है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री यहाँ पर जो अक्षांश रेखा गुजरती है इसको मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है वो मकर रेखा कहा जाता है, जो कि 23.5 डिग्री पर गुजरती है और ये कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री पर गुजरती है। और यहाँ से ऊपर अगर आप चलते जाएं तो यहाँ पर जो 66.5 डिग्री पर यहाँ पर जो 66.5 डिग्री पर अक्षांश रेखा गुजरती है इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है वो उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको जो है वो उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ठीक ऐसे ही नीचे की तरफ अगर आप 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा देखें तो इसको जो है वो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको जो है वो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है, जो कि 66.5 डिग्री पर गुजरता है और इसी के आधार पर पृथ्वी को जो है वो ताप कटिबंधों में बांटा गया है। यहाँ से आप देखिए ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसके ऊपर देखिए जो कर्क रेखा और उत्तरीय ध्रुव वृत्त है इसके बीच वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है वो शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको जो है वो शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक वैसे ही मकर रेखा और दक्षिणी यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त है इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको भी शीतोष्ण ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको भी शीतोष्ण कटिबंध ही कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर में जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और जो ध्रुव है इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको जो है वो शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक वैसे ही दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है इसको भी शीत कटिबंध कहा जाता है। इसी को जो है वो ताप कटिबंध कहा जाता है, इन्हीं पूरी संरचना को। और इसी के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और इन्हीं कथनों के आधार पर हमें चूज करना है कि कौन से कटिबंध के ये कथन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा कटिबंध है जहाँ पर दोपहर का सूर्य जो है वो कभी सिर के ऊपर नहीं आता? तो आपको अच्छे से पता है कि जो सूर्य है वो सीधा सिर्फ और सिर्फ इसी उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में ही गुजरता है। यहाँ से सूर्य यहाँ से चलता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस लौट आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। मतलब कि इसी के बीच में वो सूर्य सीधे तौर पर चमक सकता है, यहाँ आगे कहीं पर भी नहीं जा सकता। मतलब कि या तो ये शीत कटिबंध हो सकता है या फिर ये शीतोष्ण कटिबंध हो सकता है, ये उष्ण कटिबंध का कथन नहीं हो सकता। इसके बाद आगे देखिए जो कथन बी है ये कह रहा है कि इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। तो अगर तापमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो उष्ण कटिबंध में होता है और सबसे कम तापमान जो है वो शीत कटिबंध में होता है। मध्यम तापमान जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में देखने को मिलता है। मतलब कि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर तापमान जो है वो मध्यम होता है। मतलब कि ये शीतोष्ण कटिबंध का कथन दिया हुआ है, कथन बी वाला। इसके बाद यहाँ कथन सी देखिए, ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाला क्षेत्र। तो यहाँ से देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क और ध्रुव रेखा के बीच का क्षेत्र कौन सा है? शीतोष्ण है। और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर जो है वो शीतोष्ण है। मतलब कि ये तीनों के तीनों जो कथन है वो शीतोष्ण के बारे में दिए गए हैं। और शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पर दिया है? ऑप्शन बी में। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी पर स्थित है, तो भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न हो। अर्थात ग्रीनविच पर अगर दोपहर के 1 बज रहे होंगे तो उस समय भारत में क्या समय होगा ये पूछ रहा है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो ग्रीनविच पर समय होता है उससे भारत का समय जो है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे चलता है। इसका मतलब कि अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 1 बज रहे होंगे उस समय हम लोगों के यहाँ 5.5 घंटे आगे अर्थात 6:30 बज रहे होंगे। एक में 5.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6:30। और ये शाम का 6:30 बज रहा होगा हमारे यहाँ। मतलब कि यहाँ ऑप्शन में बी में दिया है शाम के 6:30 बजे, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर दिया है अपराह्न, अपराह्न और पूर्वाह्न। ये अपराह्न और पूर्वाह्न क्या होते हैं? तो अगर अपराह्न की बात करें हम लोग तो दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का जो समय होता है उसी को अपराह्न कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसे पीएम कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं। और रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक का जो समय होता है उसी को पूर्वाह्न कहा जाता है, जिसे कि अंग्रेजी में एएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एएम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब ग्रीनविच पर 6:30 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 11:30 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे। अर्थात ग्रीनविच रेखा पर जब सुबह के 6:30 बज रहे होंगे उस समय सुबह के 11:30 कौन सी देशांतर रेखा पर बज रहे होंगे वो हमसे पूछा जा रहा है। इसको कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है। क्या है? हमारा ये वर्ल्ड मैप है। और आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर ब्रिटेन स्थित है और इसी ब्रिटेन में यहाँ पर इंटरनेशनल वेधशाला स्थित है। और यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है इसी को जो है वो ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यहाँ से पूरब दिशा में जितने भी देश स्थित हैं उन सभी का जो समय होता है वो आगे चलता है। क्या होता है? आगे चलता है। और यहाँ से पश्चिम दिशा में जितने भी देश स्थित हैं उनके समय क्या होते हैं? तो उनके समय जो है वो पीछे चलते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर ग्रीनविच पर सुबह के 6:30 बज रहे हैं, उस समय 11:30 कहाँ पर बज रहे होंगे ये पूछ रहा है। मतलब कि समय जो है वो यहाँ पर आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? तो 6:30 से 11:30, मतलब कि 5 घंटा समय जो है वो आगे चल रहा है। अगर समय आगे चल रहा है तो ग्रीनविच से ये किस दिशा में स्थित होगा? तो ग्रीनविच से ये पूरब दिशा में कहीं पर इधर ये जो है वो देशांतर रेखा स्थित होने वाली है। मतलब कि ये पूरब में स्थित होगा। इसका मतलब कि जितने भी पश्चिम वाले ऑप्शन होंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पूरब वाले ही सही हो सकते हैं। लेकिन पूरब वाले में भी 2 ऑप्शन दे रखा है, इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि 1 डिग्री देशांतर रेखा में अगर आप आगे बढ़ें तो कितने मिनट का अंतर आ जाता है? तो 1 डिग्री के देशांतर में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 घंटे का अंतर आ रहा है। कितने घंटे का? 5 घंटे का अंतर आ रहा है। कितने घंटे का? 5 घंटे का। तो अगर 5 घंटे को आप मिनट में बदलेंगे तो ये कितना होगा? 5 × 60। और 4 मिनट में 1 डिग्री का अंतर हो रहा है तो 5 × 60 में कितने डिग्री का अंतर होगा? तो इसमें आप 4 से भाग दीजिए। 4 से 15 गया, 15 × 5 = 75 हुआ। कितना हुआ? 75 डिग्री का अंतर आने वाला है। मतलब कि ये जो देशांतर रेखा होगी पूर्व में स्थित होगी और कहाँ पर? तो ये जो है वो 75 डिग्री पर स्थित होने वाली है। मतलब कि ये रेखा जो है वो 75 डिग्री पूर्वी पर स्थित होगी। और 75 डिग्री पूर्वी दिया है ऑप्शन सी में, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के कॉलमों का अक्षांशों के कॉलमों से मिलान कीजिए। अर्थात यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं, एक में देश दिया हुआ है और एक में अक्षांश दिया है। इसे हमें मिलाना है कि कौन सा देश किस अक्षांश पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। पहला में दिया हुआ है भारत। भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है? तो वो है 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा। और इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा। अर्थात जो पहला वाला है इसका मिलान किससे होगा? तो इसका मिलान जो है वो बी से होने वाला है। बी का पहले से मिलान ऑप्शन में देखिए किस में दिया है? इसमें नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है,
इसमें भी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, मतलब कि जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए एग्जामिनर जो है वो आपसे ये नहीं जानना चाहता है कि जो चिली है वो कौन सी रेखा पर पड़ता है, जो कांगो देश है वो किस रेखा पर पड़ता है, बल्कि बस वो ये जानना चाहता है आपसे कि जो भारत है यहाँ से कौन रेखा गुजरती है वो आप जानते हैं कि नहीं। अगर इतनी बात आपको पता होगी तो ये क्वेश्चन जो है आप बड़े ही आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ से आप देख लीजिए कि जो कांगो गणराज्य है वो कहाँ से गुजरता है, तो ये गुजरता है विषुवत रेखा से, मतलब कि भूमध्य रेखा से कांगो गणराज्य गुजरता है। जो चिली देश है यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, तो चिली से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के और वही क्रम में लिखिए। अर्थात यहाँ पर जो महाद्वीप दिए गए हैं इनको आकार के आधार पर घटते हुए क्रम में हमें लिखना है कि कौन पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप और इसके बाद उत्तरी अमेरिका दिया है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, तो वो है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप इसमें कहीं दिया नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आता है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ कहाँ दिया है? यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तीन में है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका। कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका। इसके बाद उत्तरी अमेरिका कहाँ दिया है? ये नहीं है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। इसके बाद चौथे नंबर पर कौन सा आता है? चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है दक्षिणी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद पाँचवें नंबर पे कौन आता है, तो पाँचवें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। कौन सा आता है? अंटार्कटिका आता है पाँचवें नंबर पर। और पाँचवें नंबर पर यहाँ पर अंटार्कटिका, यूरोप दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है अंटार्कटिका। मतलब कि जो ऑप्शन सी है ये वाला जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाने वाला है कि सबसे पहले अफ्रीका होगा, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप होगा। अच्छा एक बात और आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो वो है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा है और एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त अवस्थित है कहाँ पर, अर्थात जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है वो कौन सी अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है वो दक्षिण में 66.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है यहाँ पर स्थित है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित है, तो जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है वो 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में स्थित है उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसके अलावा ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा स्थित है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है वो मकर रेखा स्थित है। कौन सी? 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी रेखा स्थित है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है वो कर्क रेखा स्थित है। कौन सी? कर्क रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी। अर्थात पृथ्वी पर किसी भी जगह पर अगर हमें समय की गणना करनी हो या समय की समझ विकसित करनी हो उस जगह की, तो उसके लिए हमें क्या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी का परिक्रमण। क्या पृथ्वी के परिक्रमण से हम किसी भी जगह के समय की गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समय की गणना जो है वो ग्रीनविच से की जाती है, इसका परिक्रमण से कोई लेना देना है या नहीं है, इसीलिए जो पहला वाला ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये कह रहा है कि स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, क्या इससे हम किसी भी समय की गणना कर सकते हैं? तो हमें समय की गणना करने के लिए उस जगह का देशांतर चाहिए होगा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा भी हमें पता करनी होगी, क्योंकि ग्रीनविच से आगे होगा तो समय आगे होगा और पीछे होगा तो समय पीछे होगा। मतलब कि तुलनात्मक दिशा भी पता होनी चाहिए उस जगह की गणना, उस जगह की समय की गणना करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ग्रीनविच पर क्या समय बजा है
इसका भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस जगह की गणना कर सकते हैं। मतलब कि जो ऑप्शन बी है ये भी सही नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पर दिया है कि स्थान विशेष का अक्षांश व ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा। क्या इसके आधार पर समय की गणना कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि समय की गणना जो है वो देशांतर की जाती है, न कि अक्षांश रेखाओं पर। इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन डी को देखिए, ये कह रहा है कि स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। हाँ, इसके आधार पर हम लोग समय की गणना कर सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी जगह की गणना करनी है तो हमें उस जगह का देशांतर चाहिए होगा, उसके बाद ग्रीनविच से तुलना करनी होगी कि किस दिशा में स्थित है, इसके बाद ग्रीनविच पर क्या समय हो रहा है, इसके आधार पर हम उस जगह का समय निकाल सकते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजे हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच पर रात के जब 12 बज रहे हैं तो यहाँ से 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा, ये पूछ रहा है। और यहाँ पर दे रखा है कि 15 डिग्री जब घूमती है तो समय जो है वो 1 घंटा कम हो जाता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूरब दिशा में। मतलब कि जो समय है वो 1 घंटा कम हो जाएगा। तो अगर रात को 12 बज रहा है तो ये कितना टाइम होने लगेगा? रात का जो है वो 11 बजने लग जाएगा। और रात का 11 दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन सी में, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है किस देशांतर के साथ में? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा है इसी के साथ में चलती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। कहाँ से? ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। और ये किसको फॉलो करती है? तो जो 180 डिग्री वाला देशांतर रेखा है इसको फॉलो करती है। लेकिन ये जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये जो है वो टेढ़ी मेढ़े रेखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी कोई भी देश आ जाता है, कोई भी लैंड आ जाता है, तो वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर आप गुजारेंगे तो क्या होगा कि इससे जो पूरब में जगह स्थित होगा वहाँ पर समय आगे हो जाएगा और जो पश्चिम में होगा वहाँ पर समय पीछे हो जाएगा। इसीलिए क्या किया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको सीधा ना करके बल्कि जहाँ पर भी भूमि का भाग आया वहाँ से इसको मोड़ दिया गया, फिर आगे ले जा करके इसको सीधी कर ली गई। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है और सिर्फ ये जल में ही है। और ये जो है वो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है इसको फॉलो करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात जो 22 दिसंबर की तिथि है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, उसके आधार पर हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती हैं 22 दिसंबर की तिथि को। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो कर्क रेखा होती है यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें 21 जून के दिन पड़ती हैं, न कि 22 दिसंबर के दिन। इसीलिए जो कथन ए है ये तो पहले ही गलत हो गया। इसके बाद जो कथन बी है ये कह रहा है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं 22 दिसंबर को। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 21 जून के दिन जो है वो लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर। यहाँ पर देखिए कथन ए और बी दोनों का दोनों सेम ही दिया है, बस शब्दों को जो है वो आगे पीछे कर दिया है, शब्दों का जो है वो बदल दिया है यहाँ पर। इसीलिए जो कथन बी है ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद जो कथन सी है ये कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 22 दिसंबर का जो दिन होता है उस दिन जो सूर्य है वो मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, जिसकी वजह से दक्षिणी ध्रुव जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश इस दिन पड़ता है। इसीलिए जो कथन सी है ये सही हो जाएगा।
इसके बाद जो कथन डी है ये कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय दिसंबर के समय में 22 दिसंबर तक जो सूर्य है वो मकर रेखा पर पहुंचता है, इसीलिए उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का भी समय होता है। इसीलिए जो कथन डी है ये भी बिल्कुल सही होगा। मतलब कि कथन सी और डी दोनों सही हैं, और सी और डी दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं। तो जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटी जगहों को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। अगर इन ऑप्शनों को देखें तो इनमें सबसे जो छोटी जगह दिया हुआ है वो दिया है गांव और शहरी इलाके, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, बड़े पैमाने और छोटे पैमाने से क्या मतलब है। तो सपोज करिए कि यह एक मैप है। क्या है, यह एक मैप है और इस मैप में आपको बनाना है। सपोज करिए कि अगर आपको विश्व का मैप इसी में बनाना है, इसी जगह में, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको विश्व का मैप बनाना है तो सपोज करिए कि 100 किलोमीटर की आपको डिस्टेंस अगर इसमें दर्शाना होगा, तो आप क्या करेंगे 0.1 सेंटीमीटर में आप दर्शाएंगे, तभी तो जा कर के इसी पैमाने में आ पाएगा, या इससे भी छोटी अगर संख्या लेंगे तब जा कर के कहीं आप इसी पैमाने में जो है वो फिट कर पाएंगे। लेकिन सोचिए अगर आपको किसी शहर का नक्शा बनाना है, तो अगर शहर का नक्शा अगर आप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जगह छोटी सी होगी, और वहाँ पर जो एरिया होगा, सपोज करिए कि अगर वहाँ पर 100 किलोमीटर की कोई एरिया है आपको दर्शाना है, तो वो आप जो है वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर में भी आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि जो अगर जगह छोटी होगी तो मैप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर जगह बड़ी है तो हमें छोटी संख्याओं में दर्शाना पड़ रहा है, और जगह जब छोटी है तो उसे जो है वो हम बड़ी संख्या में भी दर्शा सकते हैं। इसी को जो है वो पैमाना कहा जाता है, बड़ा पैमाना और छोटा पैमाना। जो बड़ा पैमाना होता है उसमें छोटी जगहों को दर्शाने के लिए बनाया जाता है, और जो छोटा पैमाना होता है उसमें बड़ी जगहों को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। अर्थात जो पृथ्वी है, सपोज करिए कि ये आपकी पृथ्वी है, ये कह रहा है कि जो इसका अक्षीय तल है यहाँ से ये कितनी झुकी हुई है, ये पूछ रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। और यहाँ से आप देखिए किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर 23.5 नहीं दिया गया है। ये ऑप्शन जो ए है यहाँ पर 23.5 था, ये गलती से 33.5 हो गया है, यहाँ पर 23.5 होगा, और जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जो कि 149 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, की यात्रा करेंगे, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवा देंगे। अर्थात हम लोग भारत से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो समय में क्या अंतर पड़ेगा, क्या हम लोगों का समय जो है वो आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा, अगर आगे जाएगा तो कितना जाएगा और पीछे जाएगा तो कितना जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है 149 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगा कि हमारा जो भारत है इसका मानक समय कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि अगर हम लोग ग्रीनविच समय से पूर्व दिशा में चलते हैं तो समय क्या होता है, समय जो है वो आगे बढ़ता है। क्या होता है, आगे बढ़ता है। और पश्चिम दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, पीछे चलता है समय। तो यहाँ से देखिए ये दोनों का दोनों जो है वो अक्षांश यहाँ ग्रीनविच से पूर्व ही दिशा में है, मतलब कि यहाँ जो समय होगा, यहाँ पर जो समय होगा यहाँ के समय से पीछे होगा। अर्थात यहाँ से जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो समय क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा, समय जो है वो हमारा कम हो जाएगा, कुछ समय जो है हम लोग गंवा देंगे। और कितना गंवाएंगे हम लोग, तो आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि अगर 1 डिग्री हम लोग आगे या पीछे चलते हैं तो हमें 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। तो यहाँ से देखिए 82.5 से अगर 150 तक आप जाएंगे तो लगभग आपको 68 डिग्री आगे चलना पड़ेगा। अगर 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर मिल रहा है तो 68 डिग्री में कितने मिनट का अंतर मिलेगा, तो यहाँ से 68 गुणा 4 कर लीजिए, ये मिनट में मिलेगा, 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटे में आ जाएगा। काटिए 4 से, ये हुआ 15 चौका 60 हुआ,
और 15×5 = 75, मतलब कि 4.5 घंटे के आसपास हमारा समय जो है वो कम हो जाने वाला है। और यहाँ ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर 5 घंटा दिया है कि 5 घंटा हमारा जो समय है वो कम हो जाने वाला है, गंवा देंगे। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं, कौन कौन से कथन दिए गए हैं। तो पहला वाला कथन दिया गया है कि 21 जून को उत्तरी अयनांत होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक बात तो आपको अच्छे से पता है कि 21 जो जून होता है, इस दिन जो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो मकर रेखा पर नहीं बल्कि कर्क रेखा पर पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। हालांकि उत्तरी अयनांत तो होता है 21 जून को, लेकिन ये कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसीलिए जो पहला वाला कथन है, एक कथन है, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद जो कथन बी है, ये कह रहा है कि दक्षिणी अयनांत 22 जनवरी को होता है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि दक्षिणी अयनांत जो है वो 22 दिसंबर को होता है, न कि 22 जनवरी को होता है। तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, न कि कर्क रेखा पर। इसीलिए जो कथन बी है ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है और कोई कथन सही नहीं है, ऑप्शन बी में दिया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन करिए। अर्थात ग्लोब के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है वो हमें चूज करना है। चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी ग्लोब को देखिए, या छोटा हो या बड़ा हो, हर एक का आकार जो है वो बिल्कुल आपको सेम दिखाई देगा। सेम रेशियो में, छोटा होगा तो छोटा दिखाई देगा, बड़ा होगा तो वो बड़ा दिखाई देगा। इसीलिए जो पहला वाला कथन है ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा कथन देखिए। दूसरा वाला कथन कह रहा है कि ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना हो। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ग्लोब का उपयोग जो है वो पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जब एक भाग का अध्ययन करना हो तब हम मैप का उपयोग करते हैं, न कि ग्लोब का उपयोग करते हैं। इसीलिए जो कथन बी है ये गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कथन ए सही है, और कथन ए सही है ऑप्शन ए में दिया है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।